बच्चों लास्ट वीडियो तक हम लोग बात कर रहे थे मूत्र निर्माण के नियंत्रण की, ठीक है ना, रेगुलेशन ऑफ यूरिन फॉर्मेशन की। रेगुलेशन ऑफ यूरिन फॉर्मेशन की हम लोग बात कर रहे थे। इसमें हमने दो तरीके से देखा कि जो रेगुलेशन होता है यूरिन के फॉर्मेशन का, दो प्रकार से किया सकता है। पहला होता है नर्वस कंट्रोल, की जो बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है, तंत्र का तंत्र है, ये इसको नियंत्रित करने का कार्य करे। जैसे कि हमने नर्वस सिस्टम में देखा कि जो हमारा मेन तंत्र का तंत्र होता है, इसे हम लोग, क्योंकि मुख्य रूप से हमने तंत्र का तंत्र को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। तंत्र का तंत्र हमने किस में 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। यहाँ पे डिवाइड किया जाए तो तंत्र का तंत्र एक होता है केंद्रीय, दूसरा होता है पर्दीय, तीसरा होता है स्वायत्त ऑटोनॉमस, पेरिफेरल और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है ना, सेंट्रल। तो इनमें 3 में हमने तंत्र का तंत्र को हमारे को रेगुलेट वो बांट रखा है, जिसमें से ये केंद्रीय तंत्र का तंत्र होता है। जो केंद्रीय तंत्र का तंत्र सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, ये क्या करता है, हमारा जो काम है, हमारा जो यूरिन का फॉर्मेशन है, इसको रेगुलेट करने का कार्य करता है, इसको रेगुलेट करने का कार्य करेगा। अब हमने बात की जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, क्या करेगा, जितनी भी रीनल ट्यूब्यूल्स हैं, रीनल वेसल्स हैं, वृक्क की जो वाहिकाएं हैं, वाहिकाओं में धमनिकाएं भी आ जाएंगी और शिराएं भी आ जाएंगी, ठीक है ना। वृक्क की जो वाहिकाएं हैं, इनमें क्या करेगा, संवेदनाएं इम्पल्स को एक्सटेंड करेगा, भेजने का कार्य करेगा, सर्कुलेट करने का कार्य करेगा, जिससे कि क्या होगा, जो ग्लोमेरुलस होता है, जो केशिका गुच्छ होता है, जहाँ से क्या आती है एफरेंट वेसल्स ब्लड, इम्प्योर ब्लड को लेकर आते हैं, और एफरेंट वेसल्स प्योर ब्लड को लेकर जाती हैं। अपवाही धमनिकाएं लेकर आएंगी, अभिवाही धमनिकाएं लेकर जाएंगी, ठीक है ना, जिससे एक केशिकाओं का गुच्छा बन जाता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है ना। ये और इसके आगे जो जितनी भी यूरिन ट्यूब्यूल होती है, मूत्र नलिका होती है, जो कि हम लोग बात करते हैं, समीपस्थ कुंडलित नलिका, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर आती है हेनलेज लूप, ठीक है ना, हेनले का लूप, फिर आता है आपका दूरस्थ कुंडलित नलिका, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर आता है आपका कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, ठीक है ना। ये सारे पार्ट्स आते हैं जो कि क्या होते हैं, इनकी जो भी एपिथेलियल सेल्स होती है, जो कि क्या करती हैं, यूरिन में से जितने भी आवश्यक तत्व होते हैं एब्जॉर्बेशन के लिए पाए जाते हैं, इनके लिए क्या हो जाती है, इसकी पारगम्यता बढ़ जाती है, पारगम्यता परमेबिलिटी बढ़ जाती है, और ये एब्जॉर्बेशन करने का काम कर देती है, जिससे क्या होता है, लास्ट में ओनली जो हमारे जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट होता है, उसमें यूरिन ही बचता है, ठीक है ना। फिर सेकंड नंबर पे आती है हमारे पास हार्मोन द्वारा नियंत्रण। हार्मोन द्वारा नियंत्रण, ठीक है ना, ये होता है हार्मोनल कंट्रोल, ठीक है ना। फिर आती है बात हार्मोनल कंट्रोल। अब इसमें भी क्या होते हैं कि कई जो ऐसे जैसे कि हम लोग 4 प्रकार के हार्मोन की बात कर सकते हैं, वो एल्डोस्टेरोन की बात कर सकते हैं, एंटी डायूरेटिक जिसे हम लोग वैसोप्रेसिन भी कहते हैं, एडीएच भी बोलते हैं, ठीक है ना। एंटी डायूरेटिक हार्मोन ये हो गया, पैराथार्मोन हो गया, थायरोक्सिन हार्मोन हो गया, ये क्या करते हैं, इसको नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। तो इसलिए इस प्रकार से लिख सकते हैं, विभिन्न प्रकार के हार्मोन, विभिन्न हार्मोन मूत्र निर्माण की क्रिया को प्रभावित करते हैं, ठीक है ना। इसमें ए आता है हमारे पास, सबसे पहले आता है एल्डोस्टेरोन, जिसे हम लोग मिनरलो कॉर्टिकॉइड्स भी बोलते हैं, एल्डोस्टेरोन या मिनरलो
कॉइड्स, ठीक है ना। एल्डोस्टेरोन और मिनरलो कॉर्टिकॉइड्स, ठीक है ना। फर्स्ट ये होता है, सबसे ज़्यादा इसको प्रभावित करता है। ये क्या होता है, जो हमारी जो किडनी होती है, किडनी के कॉर्टेक्स वाला जो भाग होता है, इसके द्वारा क्या किया जाएगा, रिलीज़ किया जाता है। इससे ही क्या होगा, जितने भी हमारे जो रीनल फिल्ट्रेट होता है, जितना भी फिल्ट्रेशन के रूप में हमारे पास आता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के रूप में आता है, उसमें से जितने भी सोडियम आयन होते हैं, इनके जो एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। सोडियम आयन का यदि अवशोषण किया जाएगा तो इसके साथ साथ क्लोराइड आयन भी वो अवशोषित किया जाएगा, ठीक है ना। और सोडियम को यदि बढ़ा रहा है तो पोटेशियम को क्या कर देगा, इसमें फिल्ट्रेट के रूप में रिलीज कर देगा, ओके। यदि एल्डोस्टेरोन हार्मोन यूरिन में नहीं पाया जाए तो सोडियम और क्लोराइड आयन क्या हो जाएंगे, यूरिन के साथ रिलीज कर दिए जाएंगे। और इससे क्या हो जाएगी, बॉडी के अंदर या रक्त के अंदर, ब्लड के अंदर आयनों की कमी हो जाएगी, जिससे ब्लड प्रेशर है जो कम हो जाएगा, ठीक है ना। ब्लड प्रेशर क्या कम हो जाएगा, ठीक है ना। और पोटेशियम आयनों की क्या हो जाएगी, ब्लड के अंदर वृद्धि हो जाएगी बहुत ज़्यादा। इससे क्या होगा, एक रोग होता है एडिसन का रोग, जिससे क्या हो जाएगा, स्किन का कलर डार्क हो जाएगा, सूखापन आने लग जाएगा, खुजली होने लग जाएगी। ये सारे के सारे डिजीज़ जिसे हम लोग एडिसन का रोग कहते हैं, ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट आता है हमारे पास एल्डोस्टेरोन या मिनरलोकॉर्टिकॉइड। एल्डोस्टेरोन का स्त्रावण वृक्क के कॉर्टेक्स भाग द्वारा किया जाता है। यह हार्मोन वृक्कीय रीनल फिल्ट्रेट से सोडियम आयन के अवशोषण को सोडियम आयन के अवशोषण को बढ़ाता है, जिससे ब्लड प्लाज्मा में सोडियम आयनों की मात्रा अधिक हो जाती है, ठीक है ना। जिससे क्या हो जाता है, ब्लड प्लाज्मा के अंदर जो Na आयन होते हैं, Na प्लस आयन्स होते हैं, इनकी मात्रा अवशोषित हो जाती है। सोडियम आयन के साथ क्लोराइड आयनों को भी अवशोषित किया जाता है, तथा एल्डोस्टेरोन पोटेशियम आयन के स्त्रवण सेक्रीशन को बढ़ाता है, ठीक है ना। एल्डोस्टेरोन पोटेशियम आयन के सेक्रीशन को बढ़ा देता है।
एल्डोस्टेरोन की अनुपस्थिति के कारण यदि हम लोग बात कर देते हैं, जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन है बॉडी से या कॉर्टेक्स भाग से रिलीज नहीं किया जाए तो क्या होगा, सोडियम और पोटेशियम आयनों की जो एब्जॉर्प्शन है ये कम हो जाएगा। सोडियम और क्लोराइड आयनों की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और पोटेशियम आयनों की मात्रा क्या हो जाएगी, ज़्यादा पाई जाएगी ब्लड के अंदर। इससे क्या हो जाएगा, बॉडी इनबैलेंस हो जाएगा। एल्डोस्टेरोन की अनुपस्थिति में मूत्र के साथ सोडियम व क्लोराइड का निष्कासन रिलीज अधिक मात्रा में होता है, जिससे रक्त में रुधिर में आयनों की कमी हो जाती है। इससे रक्त दाब, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है ना। यदि बात की जाए एल्डोस्टेरोन की कमी, यदि रक्त में एल्डोस्टेरोन की कमी हो जाती है तो पोटेशियम आयनों का निष्कासन पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है, ठीक है ना, पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है, जिससे रक्त में पोटेशियम आयनों की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। जिससे क्या होती है, पोटेशियम आयनों की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार उत्पन्न स्थिति को एडिसन का रोग, एडिसन्स डिजीज कहते हैं। यदि रोग के लक्षण लिखे जाएं, रोग के लक्षणों की यदि बात की जाए तो इसमें क्या आ पाएगा, सूखापन, जिसे हम लोग बोलते हैं फेटिग्यू, ठीक है ना, खुजली, डार्कनिंग ऑफ द स्किन, त्वचा का डार्क कलर, ठीक है ना। ये सारे के सारे क्या होंगे, इसके रोग के लक्षण होंगे, जिसमें हमने बात किया एल्डोस्टेरोन जो हार्मोन होता है, ये क्या करता है, सोडियम आयन को अवशोषण को में क्या करता है, वृद्धि करता है, सोडियम आयनों के अवशोषण को बढ़ाता है, जिसके साथ साथ सोडियम आयनों के साथ साथ क्लोराइड आयन भी हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। पोटेशियम आयनों को ये क्या कर देता है, बॉडी से रिलीज कर देता है। अगर ये एब्सेंस होगा, इसकी मात्रा में कमी होगी,
तो जिससे क्या होगा, पोटेशियम आयन बॉडी के ब्लड प्लाज्मा में रह जाएंगे और सोडियम आयन बॉडी से बाहर रिलीज कर दिए जाएंगे। जिससे क्या हो जाएगा, शरीर का जो संतुलन है, शरीर संतुलन जिसे हम लोग बोलते हैं बॉडी बैलेंस बोलते हैं, ये क्या हो जाएगा, गड़बड़ होने लग जाएगा। ठीक है ना, गड़बड़ होने लग जाएगा। तो हार्मोन के द्वारा नियंत्रण में हमने फर्स्ट पढ़ा है एल्डोस्टेरोन या मिनरलोकॉर्टिकस। बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।